अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। हर स्पोर्ट्स पर हम काम कर रहे हैं, हर स्पोर्ट्स की खबर, हर स्पोर्ट्स के बारे में मालूमात आप तक पहुंचा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर माशाल्लाह से प्ले फील्ड पिछले 10 से 12 सालों से पाकिस्तान भर की हर स्पोर्ट्स को कवर कर रहा है। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जिस पर पाकिस्तान भर के तमाम स्पोर्ट्समैन, फेडरेशन, उनसे जुड़े लोग, कोचेज़, तमाम तर लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात भी करते हैं, उसकी बेहतरी पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान में पिछले, अगर मैं 8 साल की बात करूं, पाकिस्तान में पिछले 8 सालों में मेरी रिसर्च थोड़ी सी की तो मुझे अंदाज़ा हुआ 8 सालों में ई स्पोर्ट्स का थोड़ा बूम आया। ई स्पोर्ट्स को दुनिया भर में आए काफ़ी टाइम हो गया। बाहर अगर मैं यूरोप की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, तो ई स्पोर्ट्स को लेके लास्ट 15 ईयर्स में बहुत काम हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में 8 साल हुए ई स्पोर्ट्स ज़रा नज़र आना शुरू हुई। फिर 11-12 साल से जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो आज से 8 साल पहले थोड़ा सा हाईलाइट हुए, जब बड़े इवेंट्स में जाना शुरू हुए। इंटरनेशनल मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में इवेंट्स होते हैं। ई स्पोर्ट्स की अपनी एक फेडरेशन है, वही फेडरेशन जैसे तमाम बाकी खेलों की फेडरेशन है उसी तरह से काम करती है। पाकिस्तान की टीम्स भी मुख्तलिफ खेलों का हिस्सा बन रही है। ये ई स्पोर्ट्स क्या है इस पर भी बात करेंगे। टेकन 4 हो, पबजी हो, कुछ भी हो, और गाड़ियों से रिलेटेड खेलें हो, कुछ भी हो, ई स्पोर्ट्स अब दुनिया भर में अपना लोहा मनवा भी रही है। और जो बच्चे घरों में शौक की खातिर थोड़ी देर रिलैक्सेशन की खातिर मोबाइल्स पर खेल रहे थे, आज वो बच्चे प्रोफेशनली खेलकर लाखों रुपया कमा भी रहे हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। बड़े बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी बड़ी टीम्स हैं जिनकी रैंकिंग भी है, कैटेगराइज भी हैं मुख्तलिफ खेलों में। टेकन की बात कर लूँ, पबजी की कर लूँ, या आप गाड़ियों से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, फुटबॉल, क्रिकेट से रिलेटेड खेलें हो, तमाम तर खेलों में पाकिस्तानी टीम्स अब हिस्सा ले रही हैं। ई स्पोर्ट्स है क्या, पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है, स्पॉन्सरशिप के लिए कितने मसाइल होते हैं, इसके अलावा क्या पाकिस्तान में इसकी रिकॉग्निशन है, क्या पाकिस्तान में लोग समझते हैं ये एक प्रोफेशनल खेल है। क्योंकि मैं अगर अपना ज़ाती आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे अपने घर में एक बड़ा शानदार ई स्पोर्ट्स का खिलाड़ी, उसको मेरे अपने ही घर में मना कर दिया गया। मेरी वालदा ने बड़ी सख्ती से कहा कि ये टाइम का भी ज़िया है, इस तरह है, ख़राब चीज़ है, आप छोड़। हाँ, मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इसका रिवाज नहीं है इसलिए मैंने अपनी ज़ाती स्टोरी शेयर की है। काफ़ी दफ़ा बच्चों को डिस्करेज भी किया जाता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है ऐसे, लेकिन अब इसका एक रुझान बढ़ रहा है। ये एक प्रोफेशनल खेल है जिसमें बच्चे अपना एक प्रोफेशन के तौर पर अपना सकते हैं और दुनिया भर में उन खेलों में हिस्सा लेकर कमा भी सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं। इसके वर्ल्ड कप्स तक, यानी इतने बड़े लेवल के इवेंट्स हो रहे हैं कि इसका वर्ल्ड कप भी हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल पर क्या काम हो रहा है, हमारे यहाँ रिकॉग्निशन की बात भी करूँगा, मेंटरशिप की बात भी करूँगा, स्पॉन्सरशिप की भी आज बात करूँगा। फिर किस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर खेली जाती है, सिर्फ मोबाइल पर खेली जाती है या मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर्स को अलग से इसके लिए कुछ चीज़ है जिस पर खेली जाती है, इसके अलग से सेटअप्स है, क्या मामला है, किस तरह खेली जाती है। बड़े अरसे से लोग ये मुझे खुद फेसबुक पर, ट्विटर पर ये कह भी रहे थे कि आप ज़रा ई स्पोर्ट्स के हवाले से भी प्रोग्राम करें, तो हमने सोचा क्यों ना, फिर आज मौका मिला है। बड़ी शानदार टीम वाइपर्स, बड़ी ज़बरदस्त टीम है, पबजी खेलते हैं और बड़े शानदार बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। ये शानदार नौजवान अशद अली और हुज़ैफ़ा अली दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों को मैं बड़ा वेलकम करूंगा अपने शो में। अशद अस्सलाम वालेकुम, हुज़ैफ़ा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, दिखने में ये दोनों आपको प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे, लेकिन काम देखें इतने एक्सपर्ट्स हैं ये कि घरों से शुरू करने वाले ये बच्चे थे। आज नॉर्मली जैसे आप और मैं मोबाइल पर कोई गेम खेलते हो, आज माशाल्लाह प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। असद, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, एक तो ज़रा हमारे सुनने वालों के लिए बताएं ये ई स्पोर्ट्स क्या चीज़ है और प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स क्या है, घरों में जो हम खेलते हैं क्या हम उसे भी ई स्पोर्ट्स कह सकते हैं या नहीं। जी, ई स्पोर्ट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है, जैसे कि बाकी स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी वगैरह। ऐसे ही जो स्पोर्ट्स ऑनलाइन और इजीली एक्सेसिबल डिवाइसेस पे खेला जाता है उसको ई स्पोर्ट्स कहते हैं। और ई स्पोर्ट्स स्टार्ट घरों से ही होता है ऑब्वियसली, और जो आप घरों में खेलते हैं वो अगर आप फ़ोन पे खेलते हैं फॉर फन, उसको ई स्पोर्ट्स का एज अ स्टेपिंग स्टोन आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो मेन प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स है वो आपकी डेडिकेशन, टाइम और हार्ड वर्क डिमांड करता है।
जो कि दिन के 10-10 12-12 घंटे खेलना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब इतनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप आपने ऐसे नॉर्मली नहीं खेल सकते कि बस आपने 1-2 घंटे खेला और आप प्रोफेशनली ज्वाइन। जी, प्रोफेशनली खेलने के लिए आपको पूरा एक स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, जिसकी वजह फिर आप आगे जाके। ज़बरदस्त। हुज़ैफा, थोड़ा सा आप भी हमारी मालूमात में इजाफा करें ई स्पोर्ट्स को लेकर, कैसे डिफ़ाइन करेंगे ई स्पोर्ट्स और पाकिस्तान का इस वक्त का कल्चर? मैं पाकिस्तान के कल्चर के लिहाज से स्पोर्ट्स को ऐसे डिफाइन करूँगा कि मोस्टली पेरेंट्स जब वो देखते हैं कि उनका कोई बच्चा गेम वगैरह खेल रहा है मोबाइल वगैरह पे, तो वो इसको एज अ वेस्ट ऑफ टाइम लेते हैं, डिस्करेज किया जाता है। यस। सही। तो मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं बताऊँ अगर, तो मैं भी जब गेम वगैरह खेलता था तो मुझे भी जब शुरू में घर वालों ने यही बोला कि ये टाइम वेस्ट है और इससे अच्छा कि तुम पढ़ाई कर लो या कुछ और कर लो। लेकिन इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि पेरेंट्स का ऐसा होना कि पेरेंट्स को वैसी अब अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट को ही रिकग्निशन दी जाती है, बाकी स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स के अलावा कोई भी स्पोर्ट्स हो उसको ऐसी रिकग्निशन नहीं मिलती जैसे क्रिकेट को मिलती है। और अगर एज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर ई स्पोर्ट्स को एज अ डिस्कस कर रहे हो तो मैं यही बोलूँगा कि ई स्पोर्ट्स भी बाकी स्पोर्ट्स की तरह डेडिकेशन और टाइम और हार्ड वर्क मतलब आपसे मांगती है। और एक होता है कैजुअल गेमिंग और एक होता है प्रोफेशनल गेमिंग, तो उन दोनों में फ़र्क होता है। अच्छा, जैसे अभी एक चीज़ आपको मैं बड़ी मज़े की बात बताऊं हुज़ैफा, आपके लिए भी, अरशद आपके लिए भी, ये जो एक वाहिद खेल है ना हमारे पास क्रिकेट, जिसके बारे में कई लोग कंपैरिजन करते हैं, हॉकी वाले आते हैं वो भी कहते हैं जी कि प्रोजेक्शन क्रिकेट को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, स्क्वॉश के प्लेयर भी यही शिकायत करते मिलते हैं, कबड्डी के प्लेयर भी यही शिकायत करते मिलते हैं। एक बड़ा डिफरेंट परसेप्शन और सिनेरियो है जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी है आज बताते हैं। जो स्ट्रक्चर है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो सारी अर्निंग खुद करता है, वो बिल्कुल 1 रुपया भी गवर्नमेंट से नहीं लेता है, वो सारी अर्निंग खुद करता है, अपने खिलाड़ियों के लिए स्पॉन्सर खुद तलाश करता है। एक बड़ा स्ट्रक्चरल बोर्ड है, एक बड़ी शानदार सी फेडरेशन है जो ये सारा कुछ खुद करती है, इसलिए वो अपने पाँव पे खड़ी है। अगर हॉकी भी ये करती है और हुकूमती फंड की तरफ ना देखती तो आज शायद अपने पाँव पे खड़ी होती। अच्छा, जैसे अभी हुज़ैफा ने भी बताया कि ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसके लिए नॉर्मली हमारे यहाँ होता मना कर देते हैं कि यार ये नहीं खेले वो नहीं। आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने ये कैसे स्टार्ट किया, आपको कैसे अंदाज़ा हुआ कि आप इतने आला पाए के इतने शानदार खिलाड़ी हैं? जी, स्टार्ट तो ऑब्वियसली मेरा भी कैजुअल ही था। मैं कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ फ़न के लिए ही खेलता था। लेकिन फिर कुछ ऐसे इसमें आपको ऑनलाइन दोस्त भी मिलते हैं गेम में, तो कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ई स्पोर्ट से, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर इंटरेस्ट है। फिर मैंने खेलना स्टार्ट किया। स्टार्ट में स्ट्रगल्स बहुत थे, मतलब कि इसको खेलने के लिए आपको अच्छे से अच्छे डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, लेकिन स्टार्ट में डिवाइस भी लो एंड था, और ऐसे फैमिली को भी कहना कि डिवाइस चाहिए या ये वो भी एक वो कहते कि ये 2-3 लाख का फ़ोन ऐसे ही क्यों मांग रहा है। सही बात तो है, लाल इतर लेंदे हो जी। फिर वो स्टार्ट किया ऐसे ही लो एंड डिवाइस से, टूर्नामेंट्स खेलना स्टार्ट किए, फिर कुछ अच्छा, एक चीज़ अरशद, अभी जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ज़रा सुनने वालों के लिए क्लैरिटी हो। पहले मैं ज़रा अरशद आपसे चाहूँगा, फिर हुज़ैफा, ये ज़रा क्लियर करें। कई लोग कहते हैं ना, हम जिसकी बात करके डिस्करेज किया जाता है, ये मिसकंसेप्शन ज़रा दूर करें कि आप हर चीज़ को पॉजिटिव ले सकते। अब पबजी के बारे में मिसकंसेप्शन है कि यार ये खेलते हैं तो लोग कहते हैं जी वायलेंट हो जाते हैं, कभी ऐसे हो, लेकिन आप खेल रहे हैं इतने ज़बरदस्त तरीके से, प्रोफेशनल खेल रहे हैं, बड़ी आपका नाम बन रहा है माशाल्लाह, अर्निंग भी हो रही है और एक प्रोफेशनल खेल रहे हैं, दुनिया भर में रिकॉग्निशन हो। ज़रा ये बताएं हमें कि इसकी एडेप्टेबिलिटी क्या है, कैसे अडाप्ट करें इसको, पॉजिटिवली कैसे लें, और वालिदैन को भी ज़रा आज गाइड करें। जी, ऑब्वियसली एक्सट्रीमिज़म तो किसी भी चीज़ का फेटल ही होता है आपके लिए। अगर गेम भी आप 24 घंटे खेलेंगे तो वो भी आपके लिए, सेहत के लिए उतना ही नुकसानदेह है कि अगर आप 24 घंटे पढ़ाई भी करेंगे वो भी आपकी सेहत के लिए इक्वली नुकसानदेह है। तो अडेप्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है, इसको ऑब्वियसली एज अ पॉजिटिव लिया जा सकता है अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स देख के इसको खेला जाए और आप अपना स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करें। हम किसी को ऐसे वो हाइप अप नहीं करते कि आप सारा कुछ छोड़ के गेम पे लग जाओ, अपनी लाइफ का वर्क लाइफ बैलेंस लेके चलें तो इंशाल्लाह ये गेम कोई आपको नुकसान नहीं देगी, बल्कि इसकी पॉजिटिव चीज़ें ही सामने आएंगी और आपकी कंट्री और आपका पर्सनली भी बहुत ग्रोथ होगी। ज़बरदस्त। कैसे पॉजिटिविटी है हुज़ैफा इस खेल में? पबजी में लें, लोग कहते हैं ये मार धाड़ की गेम है, लेकिन आप लोग इसे प्रोफेशनल खेल रहे हैं, पॉजिटिविटी क्या है इसमें? टीम वर्क है, मैपिंग सीख जाता है आदमी, प्लानिंग सीख जाता है, क्या करते हैं, क्या पॉजिटिविटी है?
सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी मैं पबजी के जैसे बोलूँगा तो वो है टीम वर्क। लोग इसको अक्सर एज अ वायलेंट गेम और ऐसे करके मतलब डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ऐसे तो हर गेम ही उसके अंदर उसका प्ले स्टाइल डिफरेंट होता है। तो हर गेम अपनी गेम प्ले के हिसाब से वायलेंट वगैरह होती है। आप मूवीज़ वगैरह भी देखते हो, उसके अंदर भी जो कुछ और होता है वो जस्ट बिल्कुल सही फॉर बात द है, सेक वो ऑफ भी बड़े एंटरटेनमेंट violent होता है। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि जो पबजी खेलता है वो वायलेंट है, तो ये एक जस्ट कोई जाहिलाना बात है। और इसके अलावा और यही मैं बोलूँगा कि अब मुझे एज अ पर्सनल अगर मैं बोलूँ तो पबजी खेलने के बाद मेरा एक्सपोजर बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये अशद ये भी मैं इसको ऑनलाइन एज अ मेरा टीममेट है मेरा, तो मैं इसको ऑनलाइन ही मिला हूँ और अब हम दोनों मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे आपस में दोस्त हैं। अगर आप इसको ई स्पोर्ट्स से हट के भी एज अ कैजुअल भी देखें तो मेरे ख्याल में आप जो नुकसानात देख रहे हो उससे ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं। आपको टाइम मिलता है, आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो। और उसके अलावा अगर आप इसको प्रोफेशनली लो तो आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे जाके। सही बात है। देखिए जब छुरी बनी होगी तो वो तो फल काटने सब्जी काटने के लिए थी, ये थोड़ी पता था कि इंसान भी काट दिए जाएंगे। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी खेल को किस तरह से लेते हो। अच्छा हुज़ैफा भी अशद से मैं पूछ रहा था, आपकी शुरुआत कैसे हुई इस खेल में और कोई मुश्किलात भी देखी शुरू में? मैं अशद ने तो मतलब गेम शुरू से स्टार्ट की। मैं ई स्पोर्ट्स को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से पबजी लॉन्च नहीं हुई थी और बाकी गेम्स होती थी। अरसलान ऐश वगैरह एक वो भी टेकन के ई स्पोर्ट्स प्लेयर है जिन्होंने पाकिस्तान को टेकन के वर्ल्ड मैप पे रखा है। तो मैं पहले उन सबको देखता था तो मैं बड़ा इंस्पायर होता था, लेकिन बाद में जब पबजी वगैरह आई मैं कैजुअल खेलता था। तो मेरा एक शुरू से ड्रीम था कि मैं भी मतलब पबजी के अंदर इंटरनेशनली प्रोफेशनली जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। लेकिन शुरू में मेरे पास डिवाइस नहीं था, तो पेरेंट्स को जब कन्विंस करता था कि मुझे डिवाइस चाहिए गेम खेलने के लिए, तो मेरे पेरेंट्स तो शुरू में बड़े फ्रेंडली थे, लेकिन उसके बावजूद वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो वो कहते थे कि पढ़ाई करो, ये सब टाइम वेस्ट है। लेकिन विद टाइम मैंने उनको थोड़ा कन्विंस किया और जब मैंने अपना फर्स्ट लैन इवेंट खेला लाहौर के अंदर और वो हमने विन किया, तो उसके बाद उनको भी मतलब समझ आ गई कि हाँ ये एक स्पोर्ट्स की तरह है। और मैं अपनी स्टडी और गेमिंग दोनों फिर साथ में लेके चलना शुरू हो गया। बहुत अच्छी, ये बैलेंस है, बहुत अच्छी, आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा डिवाइस, क्या डिवाइस है जी जिसके साथ खेला जा सकता है? और अभी आपने कहा कि कुछ लो कैपेसिटी की डिवाइसेस होती हैं, कुछ बड़ी हाई कैपेसिटी की डिवाइसेस, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? जी, मेन जो फ़र्क होता है वो FPS का होता है। जो अच्छे क्वालिटी की डिवाइसेस होती हैं वो आपको अच्छे FPS प्रोवाइड करती हैं, जिससे FPS मींस फ्रेम्स पर सेकंड। जो जनरली अब अच्छा आपको एक डिवाइस खेलने के लिए चाहिए वो होता है 120 फ्रेम्स पर सेकंड। लेकिन ये कोई इसका वो नहीं है कि अगर आपके पास 60 है या 30 है तो आप नहीं खेल सकते। ऑब्वियसली स्टार्ट आप किसी भी डिवाइस से ले सकते हैं। आप अपना इंटरेस्ट देखें, आपको अगर लगता है कि आप आगे हैं तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। और मैंने खुद पर्सनली किसी से पैसे नहीं लिए, ना घर वालों से ना वो, मैंने गेम से ही अर्न करके और गेम से ही स्पॉन्सर्स के ज़रिए मैंने अभी तक जो भी मैं डिवाइसेस लेता रहा हूँ वो मैं खुद ही लेता अपने उस पे लिए, किसी से नहीं मांगे वगैरह। बहुत ज़बरदस्त, ये हौसला, ये बड़ी हौसला अफजा बात है। हुज़ैफा इसके हवाले से ज़रा बताएं हमें, डिवाइसेस को लेकर, कंप्यूटर्स को लेकर, उनकी हम अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर ले क्या होनी चाहिए, अच्छी गेम किस तरह खेली जाती है, अर्निंग कैसे हो रही है? जनरली अगर आप बात करें ओवरऑल तो अब दो टाइप्स की मतलब कैटेगरीज आती हैं, एक होती है पीसी गेमिंग और एक होती है मोबाइल गेमिंग। अब मैं करता हूँ मोबाइल गेमिंग, पीसी गेमिंग का मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन आपको अगर प्रोफेशनली किसी लेवल पे compete करना है तो आपको हर फील्ड के अंदर ही उस लेवल पे जाके मतलब उस पर compete करना पड़ता है। तो डिवाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर प्लेयर यही उसका ड्रीम होता है कि उसके पास एक अच्छी डिवाइस हो और वो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन सके। तो अगर आपके पास अच्छी डिवाइस होगी तो आपकी गेम उतनी ज़्यादा स्मूथ चलेगी, और जितनी आपके पास स्मूथ गेम होगी फिर आप उसी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनली या प्रोफेशनली compete कर सकते हैं। आपने अपनी फर्स्ट डिवाइस और फिर अब ये जो अब अच्छी इक्विपमेंट डिवाइस होगी आपकी, बेहतर वाले मोबाइल होगा, ये भी इसी तरह अशद की तरह खुद से अर्न किया है? मैंने खुद से तो अर्न नहीं किया, पेरेंट्स को कन्विंस किया था तो फिर उन्होंने मुझे अच्छा मोबाइल लेके दिया। तो उसके बाद फिर मैंने जब उनको कन्विंस किया तो फिर मैंने उनको प्रूव भी किया कि वाकई में ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा लाहौर वाला इवेंट आपने बताया कि जी उस तरह आपने इसमें गए, क्या इवेंट था, कैसा हुआ वो इवेंट? वो बेसिकली PMNC पाकिस्तान था, और पाकिस्तान का एक अंडरडॉग्स का इवेंट था जिसमें प्रोफेशनल टीम्स भी थी पाकिस्तान की, और जो अंडरडॉग जो नीचे से टीम राइजिंग थी वो भी थे। तो वो हमने विन किया था। मैं तब उस टाइम टीम के अंदर नया नया था तो मैं वो खेला नहीं था, लेकिन वो एज अ टीम जब मैं सब्स्टिट्यूट भी था तो
एज एन एक्सपोजर मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब चीज़ बनी और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी स्टेज पर ट्रॉफी उठाना। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली कजाकिस्तान में पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। तो इस पे हम आगे बात करेंगे डिटेल इंटरनेशनल इवेंट्स पे। अरशद, ये जो पाकिस्तान इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह अभी हुज़ैफा ने बताया कि इन्होंने पहला इवेंट लाहौर में इस तरह खेला, आपने पहला इवेंट कहाँ खेला? मैंने अगर लैंड इवेंट की बात करें तो गैलेक्सी रेसर्स एक दुबई की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने फर्स्ट लैंड इवेंट करवाया था बड़े स्केल का पाकिस्तान में, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस उस इवेंट में था। फ़ख्र आलम एक जानी मानी पर्सनैलिटी हैं, वो उसके एम्बेसडर थे। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में। जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ जाना है हमने। जब ब्रेक से वापस आएंगे अब ज़रा बात करेंगे कि टीम इकट्ठी कैसे हुई, इंटरनेशनल इवेंट्स क्या चीज़ होते हैं और किस तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स में एंट्री ली जाती है, स्पॉन्सरशिप क्या है, हुकूमती सतह पर कितनी पसीर आई है, मेंटरशिप क्या है। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सुनने वालों के लिए भी और इनके लिए भी जो आज हमें बताएंगे भी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। बड़ी शानदार ई स्पोर्ट्स की टीम वाइपर हमारे साथ मौजूद है, दोनों चैंपियन खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में भी रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस खेल को अब तरक्की मिल रही है, कैसे मिल रही है वो हमें बता भी रहे हैं, उनकी अपनी शुरुआत कैसे हुई, पाकिस्तान में इवेंट्स क्या होते हैं, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। अर्शद, अभी एक इवेंट का आपने जिक्र किया, दुबई बेस्ड एक कंपनी ने इवेंट करवाया। पाकिस्तान में इवेंट किस लेवल के हो रहे हैं? दुनिया भर के खिलाड़ी उसमें शिरकत करते हैं? नहीं, पाकिस्तान में जो अगर आप स्पेसिफिकली पबजी का सोचें, टेकन ही एक वाइड स्पोर्ट है जिसमें इंटरनेशनली प्लेयर्स कोरियंस भी आते हैं खेलने। लेकिन अगर पबजी की जहाँ तक बात करें तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन पाकिस्तान में तो अभी तक मैंने नहीं देखी। हाँ, ऑल दो रीजनल इवेंट्स काफ़ी अच्छे अच्छे हो रहे हैं जो पाकिस्तान के प्लेयर्स खुद ही खेलते हैं और वो आपस में, लेकिन वो सीडनिंग टूर्नामेंट्स होते हैं। जैसे नेशनल चैम्पियनशिप जो इसने बताया है हुज़ैफा ने, उसमें से जैसे टॉप 3 टीम्स हैं तो वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई होंगी, फिर वो जाके इंटरनेशनली दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करती है, अपनी टीम को भी और अपने सारा जो आप लोगों के साथ। अच्छा हुज़ैफा, ये टीम कैसे बनी, कितने मेंबर्स हैं आप टीम के? जो मेरी ये टीम है रिसेंटली जिसमें भी खेलता हूँ, वाइपर एक्स नॉकआउट, ये तो हम साल पहले बनी है। हम लोग सारे प्लेयर्स दोस्त वगैरह थे तो हमने सोचा कि हम अपनी एक नई टीम बनाते हैं और हमारा आईजीएल था तो उसने मतलब उसके बड़ा मेहनत थी जिसकी वजह से हम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सके अपने कंट्री को। टीम मैंने जब से गेम स्टार्ट किया तो मैं एक टीम के साथ नहीं खेलता रहा, मैंने बड़ी डिफरेंट टीम्स के साथ खेला है। स्टार्टिंग में जब मैंने नया नया डिवाइस लिया था तो मेरी एक टीम थी जो मैंने ज्वाइन की थी F1। अब उसका एक प्लेयर जो उस टाइम मेरे साथ खेलता था वो मेरे साथ अभी रिसेंटली खेल रहा है। तो विद टाइम आप टीम चेंज करते हो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये इसमें सिर्फ एक टीम नहीं होती, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा टीम्स होती है और उनका पाकिस्तान लेवल पर टूर्नामेंट होता है जिससे टॉप 3 इंटरनेशनली जाती हैं। तो अच्छा, ये कौन डिसाइड करता है अर्शद कि टॉप 3 टीम्स हैं और यही जा रही हैं इंटरनेशनल? डिसाइड कौन कर, फेडरेशन डिसाइड करती है? नहीं, जैसे एक टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ है उसमें जो रैंकिंग बेस्ड टीम्स होंगी जो अच्छा खेलेंगी, टॉप 3 टीम ज़रूरी नहीं है टॉप 3 हो, कभी टॉप 1 भी होता है, कभी टॉप 5 भी होता है। तो जो टीम्स अच्छा खेलेंगी वो टॉप पे आएंगी, वो ही आगे जाएंगी। ये डिसाइड वो टीम्स खुद ही करती हैं कि हमने कैसा खेलना है और आगे जाना है या नहीं। अच्छा, आगे से मुराद जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए कैसे मौका मिलता है? इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे मैंने आपको बताया जो पाकिस्तान के टूर्नामेंट्स होते हैं उससे सीडिंग होती है। ठीक है। जो टीम विन करेगी उसको इनवाइट आता है अगले इवेंट का। जैसे सेंट्रल साउथ एशिया का टूर्नामेंट है तो उसमें वो किसी कंट्री में लैन इवेंट होता है एशिया की, उधर फिर उधर से सीडिंग होती है ग्लोबल इवेंट्स की। 2 मेजर ग्लोबल इवेंट्स खेले जाते हैं पबजी मोबाइल के। एक होता है मिड सीज़न जो है, पहले वर्ल्ड इन्विटेशनल था वो वर्ल्ड कप हो गया है, सऊदी ने उसको सऊदी किंगडम ने उसको एक्वायर करके उसको वर्ल्ड कप बना लिया और उम्मीद है कि वो अगले साल से ओलंपिक्स में शुमार किया जाएगा। और सेकंड होता है जो ईयर एंड पे होता है ग्लोबल चैम्पियनशिप। ठीक है हुज़ैफा, इंटरनेशनल इवेंट, पहला इंटरनेशनल इवेंट कौन सा था, कैसे ये आपकी टीम के मुताबिक मैं अगर पूछूं, आपने बतौर टीम किस में शिरकत की? मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट जो था वो PMSL CSA था जो भी रीजनल लेवल पे टूर्नामेंट हुआ जिससे पाकिस्तान से 3 टीम्स गई थी। अगर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और मैं अभी 19 ईयर्स को, तो मैं फ़र्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल कर रहा था और सब कुछ था। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आई रेटेड 10/10। तो और उसके अलावा अगर इससे आगे बात करें रीजनल लेवल से आगे ग्लोबल लेवल तक, तो अशर ने जिस तरह भी बताया कि अभी ये इवेंट था, इससे हमारी पाकिस्तान की एक टीम भी गई है 4 ट्राइब्स वर्ल्ड कप के अंदर। तो
आप पाकिस्तान लेवल से रीजनल लेवल और रीजनल लेवल से ग्लोबल लेवल जा सकते हैं। और जिस तरह भी बताया अर्शद ने कि अब ये अगले साल ओलंपिक पे भी जा रहा है, तो उस हिसाब से अब ग्राइंड करनी है। और मेरा जो फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। अर्शद, हम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, पहले तो यहाँ से भी शुरू करते हैं। कोई मज़े का वाक़या सुना दें हमें, कोई ऐसा जो आप सारे दोस्तों का खेलते हुए हुआ हो, कोई के वैसे पर्सनल वाक़या कोई जो शेयर करना चाहें, क्योंकि मुझे पता है रिकॉग्निशन नहीं है अभी ना, लोग नहीं समझते हैं कि ये भी एक खेल है, ये भी एक खिलाड़ी है। अब अक्सर इसके बारे में अजीब अजीब ख्यालात ले आते हैं कि जी ये इस तरह है, ये बैटिंग है और ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो ज़रा कोई वाक़या ऐसा, कोई इंटरनेशनल टूर करते हुए हुआ हो, कुछ ऐसा वाक़या? बहुत से ऐसे फ़न होते रहते हैं, फ़न हमारा आपस में चलता रहता है। देखें, एक महीने के लिए कहीं जाना अपने दोस्तों के साथ, अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ, और उधर जाके रहना, एंजॉय करना, नए लोगों से मिलना, वो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बाकी अगर फ़न एक्सपीरियंस टीम के अंदर, तो वो किसी ना किसी को हम बुली करते रहते हैं, कभी किसी बात पे, कभी किसी। कोई हमारा जैसे अभी एक टीममेट था, तो वो बड़ा कॉन्शियस था अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो कोई भी ऑफिस आता या कोई, तो हम उसको छेड़ते थे कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तुम्हारे, ये वो। तो ये ऐसे फ़न चीज़ें चलती रहती हैं आपस में टीम में। बाहर से इनविटेशंस आते हैं शायद, जो फेडरेशन है इंटरनेशनल, वो इनविटेशन भेजती है या इवेंट इनविटेशंस आती हैं? नहीं, वो जो फेडरेशन तो ऐसा इंटरनेशनल जो मेन जो मैंने इवेंट्स हाईलाइट किए हैं अभी पहले, वो पबजी मोबाइल खुद ही करवाती है। ठीक है। जो मिड सीज़न है वो कोलैबोरेशन है उनकी सऊदी किंगडम के साथ, उनकी गवर्नमेंट के साथ। वीज़ा सब कुछ वहीं से आता है, और वीज़ा टिकट्स का क्या होता जी, है? इनविटेशन से लेके टिकट से होटल अकोमोडेशन, ट्रैवल एक्सपेंसेस, सारा कुछ A to Z वो कवर्ड होते हैं प्लेयर्स के, अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। अच्छा, कुछ जीते उस ज़ैफ़ा? बाहर गए, अभी किर्गिस्तान का इवेंट था, कुछ जीते? कोई ऐसी हौसला अफजा बात बताएं सुनने वालों को कि कुछ अच्छा इनाम भी मिला, कोई मज़े का कोई वाक़या भी शेयर करना चाहें, चूँकि टीम आपस में रुकते हैं, बहुत सारी दुनिया भर की टीम्स आई होती हैं, तो कोई मज़े की चीज़, कुछ ऐसी चीज़ जो सीखने को भी मिली हो, कुछ बड़ा फ़न भी हो? प्राइस पूल की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो क्योंकि यही सबसे बड़ा कन्विंसिंग फैक्टर होता है लोगों को ई स्पोर्ट्स की तरफ लाने का। तो प्राइस पूल अभी जिस तरह अर्शद ने बताया, तो वर्ल्ड कप का जो प्राइस पूल था वो अभी हो रहा है, वर्ल्ड कप सऊदी गवर्नमेंट जो करवा रही है, उसका प्राइस पूल है 70 मिलियन। जो फीफा वर्ल्ड कप का प्राइस है वो है 65 मिलियन डॉलर्स, तो मिलियन डॉलर्स वो भी। तो उस हिसाब से बहुत बड़ा प्राइस पूल है। और जो मैंने अभी टूर्नामेंट खेला उसका प्राइस पूल था 200 लाख डॉलर्स। तो बहुत अच्छा, और बहुत पाकिस्तान से इसका प्राइस पूल अलग था। तो और उसके अलावा आपने जैसे बताया कोई एक्सपीरियंस ऐसा जो बहुत अच्छा हो आपका और जो फ़नी हो, तो वो यही एक्सपीरियंस था कि हमारा एक टीममेट था, तो वो अक्सर जब गेम खेलता था तो वो जब मरता था तो उसका कोई ना कोई बहाना होता था, कभी ये हो गया कभी हो गया। वो थोड़ा फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था, उसका थोड़ा नर्वस भी था वो। तो हम उसको सिर्फ तंग करते थे कि अब क्या, वो जब भी मरता था हम उससे ये कहते थे अब क्या इशू हुआ है, अब क्या इशू हुआ है। तो वो भी इस चीज़ पे थोड़ा हंसता था, और उसको भी फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस मिला, और उसने फिर उसके बाद काफ़ी स्टेप अप किया और अच्छा खेला। और वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट्स हैं। एक अर्शद के साथ हुआ था, इसको FIA ने ऑफलोड कर दिया था इस टूर्नामेंट पे, जो कि काफ़ी सैड न्यूज़ भी थी। लेकिन जब हमें पता लगा तो हमें हंसी भी आई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे कि तो फिर आपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर खिलाया? बेसिकली अर्शद ही सब्स्टिट्यूट प्लेयर था। तो वैसे तो हमें सच कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन फिर भी एक टीम का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि हमारा एक प्लेयर ऑफलोड कर दिया गया। तो वैसे तो वो एक बहुत सैड चीज़ थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, लेकिन हमें हंसी भी आई इस चीज़ पे कि हमारे लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है ई स्पोर्ट्स की। हाँ, ये बात ठीक है। अच्छा, कोई एक चीज़ ज़रा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अवेयरनेस आपको भी लगता है कि कम है, समझ में नहीं आता? अच्छा, आप ट्रैवल कर रहे हो तो भी पूछा जाता होगा कैसे ट्रैवल कर रहे हैं भाई, ये क्या चीज़ है, कहाँ जा रहे हैं? जी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं ट्रैवल पे और वीज़ाज़ पे। जो मेन इशू हाईलाइट करने की वो यही चीज़ है कि वीज़ाज़ और ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं प्लेयर्स को। ठीक है, जहाँ बाकी कंट्रीज़ दुनिया की इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, इवन दो कि आप सऊदी में अगर ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड जाएंगे तो आपके पासपोर्ट पे जो स्टांप लगेगा वो ई स्पोर्ट्स डेजिग्नेटेड स्टांप होगा, कोई नॉर्मल स्टैम्प नहीं होगा। तो पाकिस्तान में लेकिन इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वीज़ा लगवाने में इतने प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। 10-10 दिन हम एम्बेसी के चक्कर लगाते हैं, कभी कुछ कंप्लीट नहीं, कभी कुछ कंप्लीट नहीं। उसके बाद जब ट्रैवल करने की बारी आती है तो वो जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको आइडिया ही नहीं होता कि ये करने क्या जा रहे हैं, गेम क्या खेलने जा रहे हैं। तो ये इश्यूज़ मैं चाहूँगा कि थोड़े हमारे मुल्क में बेहतर हो ताकि ईजी हो। अच्छा, चूँकि ये हुकूमती लेवल के मामला है, अब इस पर पहुँच ही गए तो थोड़ी सी इस पर बात भी कर लेते हैं, फिर मैं ज़रा स्पॉन्सरशिप और दीगर मामलात पे भी करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग को ले लें अगर अर्शद,
तो हुकूमती सतह पर क्या कोई पजीराई है इस खेल को बेहतर हुआ है? अरसलान ऐश ने काफ़ी नाम बनाया, उसके बाद भी कोई बेहतरी आई है या अभी नहीं? जी, हुकूमत ने ई स्पोर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया था अभी पास में एज अ स्पोर्ट, और कुछ प्रोग्राम्स भी उन्होंने लॉन्च किए हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम भी था एक जो रिसेंटली मेरे माइंड में है। तो लेकिन उसका थोड़ा आई थिंक डायरेक्शन इन माय ओपिनियन थोड़ा सा वो है स्टूडेंट्स की तरफ ज़्यादा, और वो मैपिंग बेस्ड थोड़े वो प्रोग्राम्स हैं। तो मैं बस यही चाहूँगा कि वो थोड़े प्रोफेशनल वाइज अगर वो जो फंड्स वो हैं वो अगर प्रोफेशनली थोड़े मतलब यूज़ किए जाएँ और उसको ई स्पोर्ट्स को बूम करने के लिए यूज़ किए जाएँ तो वो हमारे लिए बेटर होगा। आप समझते हैं पाकिस्तान लेवल पर कोई अच्छे इवेंट्स या मुकाबले करवाने की ज़रूरत है, और अगर हुकूमती सरपरस्ती आ जाए तो बेहतर हो जाएगा मामला? जी ऑब्वियसली इवेंट्स तो अभी जितने ज़्यादा होंगे उतने ही अब हमारे लिए बेटर है। अभी तो लास्ट ईयर तो आप यकीन मानिए 24 में कोई इवेंट हुआ ही नहीं था पूरे एक साल भी में। इवेंट नहीं हुआ? एक भी इवेंट अच्छा, मैं एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। कोई इवेंट ही ना हो, बच्चे इतने प्रोफेशनल प्लेयर्स हों, वो घर में बैठ के खुद प्रैक्टिसेस करें तो बड़ा पीछे हो जाती होगी गेम। इस पर भी बात करते हैं, स्पॉन्सरशिप पर भी करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ई स्पोर्ट्स पर हो रहा है प्रोग्राम। चैंपियन टीम वाइपर हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बताया कैसे टीम इकट्ठी हुई। 5 प्लेयर्स हैं टीम के और मुख्तलिफ शहरों से हैं। कितने अच्छे तरीके से ये बात है कि आप दोस्ती भी हो जाती है, एक टीम वर्क भी सीख जाते हैं। फिर पबजी खेल रहे हैं तो मैपिंग सीख जाते हैं, टीम को रन करना सीख जाते हैं, एक दूसरे की मदद करना सीख जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। बड़ी एजुकेशन आती होगी इसमें कि मैपिंग इतनी बड़ी एजुकेशन है, कैसे कहाँ क्या करना है, किस और हर कंट्री की इंफॉर्मेशन कि उस कंट्री में हम जा रहे हैं, इस कंट्री में जा रहे हैं, बड़ी कमाल की चीज़ है। अभी अरशद आप बता रहे थे ब्रेक से पहले कि कोई इवेंट ही नहीं हुआ 2024 में, तो क्या करते रहे? वो बस हम जो लोकल इवेंट्स जो लोग हमारी कम्युनिटी के लोग अपने ही बलबूते पे जो थोड़े बहुत इवेंट्स कराते हैं उन्हीं में प्रैक्टिस होती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस बेटर होगी, और उतना ही एक तो रॉ टैलेंट निकलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब रीजनल लेवल पे इवेंट्स होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं अंडरडॉग प्लेयर्स। और अच्छा ये बताएं हुज़ैफा, आप लोग दोनों तो खेल रहे हैं प्रोफेशनल, कोई ऐसा जो देख रहा हो आपको प्रोफेशनल खेलना चाहे तो कैसे खेल सकता है? क्या कोई वेबसाइट है, कोई लिंक है, क्या है, किसके साथ कांटेक्ट करें वो? अगर आपने जिस तरह हम प्रोफेशनली इस लेवल पे आके गेम खेल रहे हैं, अगर किसी ने भी इस लेवल पे आके गेम खेलना है तो कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। इवन कि उसको डिवाइस तक नहीं चाहिए गेम खेलने के लिए। पबजी के अंदर 2 सीजन्स होते हैं, डिवाइडेड होता है 6 मंथ्स के गैप में। एक होता है फॉल और एक होता है स्प्रिंग। अब हर 6 मंथ्स के बाद कोई ना कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट्स आता है पबजी का, जिस तरह भी आ गया PMNC पाकिस्तान, तो आप उसको टोटली फ्री रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको कोई एंट्री फ़ी कोई कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वो बस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है और रजिस्टर करवा के वो टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं वो खेलने होते हैं। अभी पिछले सीज़न जो अभी 6 मंथ्स पहले हुआ है जिससे हम क्वालिफाई करके रीजनल लेवल पे गए थे, उसमें पाकिस्तान से आई गेस 2 से 3 हज़ार टीम्स पाकिस्तान से रजिस्टर जिन्होंने करवाया था, और उसमें से हम टॉप 3 क्वालिफाई हुए थे। तो हमारे लिए और किसी भी प्लेयर के लिए वो ओपन फॉर ऑल है। कोई भी आके जो पबजी खेलते हैं वो आके रजिस्टर करवा के इस पर कम्पीट करके मतलब इंटरनेशनली जाके रिप्रेजेंट कर सकता है। बस वो टीम का भी हिस्सा बन सकता है, मुख्तलिफ टीम्स देख रही होती हैं। आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें ई स्पोर्ट्स की, ज़रूरी नहीं है पबजी की, आप कोई भी कम्युनिटीज़ होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, उसमें आप कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करके, जैसे कि पबजी का अगर मैं ऑन टॉप ऑफ माई माइंड सोचूं तो 60,000 मेंबर्स हैं हमारा जो ई स्पोर्ट्स का ग्रुप है। तो आप उस 60,000 मेंबर्स हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, रजिस्टर कैसे करना है, कोई भी हेल्प है। और उसके अलावा आप अगर हमें डायरेक्ट भी कोई मैसेज करके पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स भी हैं। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, सॉरी टू कट यू ऑफ, एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा कि ये सिर्फ ये नहीं होता कि आप कोई ई स्पोर्ट्स टीम ढूंढें आप उसी से करें। इवन दो हर कोई हमारे इलाके में आसपास हम देखते हैं तो पबजी खेल रहे होते हैं। पबजी पाकिस्तान में आई गेस मोस्ट प्लेड गेम है, हर कोई खेल रहा है, लेकिन हर कोई उस लेवल पे प्रोफेशनली नहीं खेल रहा। इसी वजह से पेरेंट्स भी उनको मोस्टली कह रहे होते हैं कि टाइम वेस्ट है। लेकिन आप अगर कोई ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेलना भी चाहते हैं और अगर आपके पास टीम नहीं भी है तो आप अपने कोई दोस्तों वगैरह को पकड़ के उनके साथ भी रजिस्टर करवा के खेल सकते हैं। और अगर आप अच्छा खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छे लेवल पे जाके भी खेल सकते हैं। अब आते हैं जी स्पॉन्सरशिप, इम्पॉर्टेंट मसला, हर खेल का बड़ा मसला। पहले हुज़ैफा स्पॉन्सरशिप को लें, क्या मसाइल देख रहे हैं स्पॉन्सरशिप को लेकर? स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा इशू है। इवन के मैं अपने आप को फिर ऐसा काउंट नहीं करूँगा, जो मैं करूँगा रीजनल लेवल पे, लेकिन अभी हम वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें
तो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, जिस तरह हम बता चुके हैं, तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से पबजी में एक टीम क्वालिफाई हुई है, फोर्थ थ्राइव्स। अब उनके पास अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड क्वालिफाई भी कर गए, स्पॉन्सर भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर वो एक वाहिद ऐसी टीम है जिसके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। बाकी सब टीम्स के पास, जो 24 की 24 टीम्स है, सबके पास स्पॉन्सर है सिवाय उनके। और वो अफसोसनाक बात है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि जो हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है और जो हमारा मतलब एक माइंडसेट है माशरती कि नहीं जी इस खेल में थी क्या, इसमें कौन देगा स्पॉन्सर, एक माइंडसेट बना हुआ है, उसकी वजह से भी स्पॉन्सर्स नहीं आते। और उसके अलावा जो ये इश्यूज़ हैं वीज़ाज़ और ये वो, और पाकिस्तान में ओवरऑल वैसे अब गेम खेलते तो बहुत लोग हैं लेकिन एक्सपोजर जब नहीं है तो उसकी वजह से जो बड़ी ऑर्ग्स होती हैं वो पाकिस्तान में इस वजह से स्टेप इन भी नहीं करती, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं प्लेयर्स को स्पॉन्सर करने से। तो अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिले तो मैं इस पे यही बोलना चाहूँगा कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को अगर आपने लाना है तो इसमें गवर्नमेंट वगैरह और ओवरऑल हमें अपने ई स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम करना पड़ेगा। अब टेकन वगैरह जिस तरह है तो वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं जिस तरह सलान ऐशे, तो उसकी एक जीतने की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स आए हैं। फैल्कन गेमिंग जो पिछले साल का ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जीती है उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। ट्विस्टेड माइंड, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन पबजी के अंदर अभी ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेप इन नहीं की इन लोगों ने, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है ये कि अभी पबजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसा नहीं है जिस तरह टेकन का है। और उसमें भी आई गेस गवर्नमेंट का कोई इतना बड़ा हाथ या सपोर्ट नहीं है, उसमें भी प्लेयर्स ने खुद ही जाकर रिप्रेजेंट किया है। क्या कहेंगे अरशद स्पॉन्सरशिप को लेकर? जी, स्पॉन्सरशिप का मेन तो इशू हुज़ैफ़ा ने हाईलाइट कर दिया है। इसमें ये है कि कंपनीज़ जो हैं वो ये ऐसे नहीं है कि अप्रोच ही नहीं करती, कंपनीज़ अप्रोच करती हैं, लेकिन कुछ थोड़ा प्लेयर्स की भी ऐसी ग्रूमिंग नहीं हुई होती कि वो वैसे कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें जैसे वो कंपनीज डिमांड कर रही होती हैं। कंपनीज़ को रिकग्निशन, चलें पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन उनको रिकग्निशन चाहिए होती है, उनको अपना ब्रांड जो है वो आगे लेके जाना होता है, लेकिन जो है वो मतलब ना प्लेयर्स की वैसे ग्रूमिंग होती है, वो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है प्लेयर्स और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके दरमियान में, जिसकी वजह से मोस्टली डील्स कैंसिल हो जाती हैं। तो वो जब डील्स कैंसिल होती हैं तो ऑब्वियसली एक दफ़ा एक कंपनी आई, उसने डील कैंसिल करवा ली, तो वो दोबारा क्यों फिर आएगी, इस वजह से भी एक बहुत बड़ा गैप है ये स्पॉन्सर्स में। इवन दो लोकल स्पॉन्सर हैं वो भी वैसे शो नहीं कराते, अब सपोर्टिव नहीं। हाँ, क्रिकेट वगैरह किसी भी ऐसी क्रिकेट वगैरह को मैं मोस्टली क्रिकेट को ही हाईलाइट करूँगा, क्योंकि वो एक ऐसा स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। कहूँगा देखें उसकी फेडरेशन बड़ी तगड़ी है, यानी उसका बोर्ड, उसका कसूर कोई नहीं है कि वो हाईलाइट है, लेकिन उसने खुद बहुत कमाल किया हुआ है। आपकी फेडरेशन कितना काम कर रही है हुज़ैफ़ा? फेडरेशन का तो सबसे बड़ा इशू है, हमें खुद पता नहीं होता कि इस सीज़न जो अभी हमारा ISF बेसिकली एक टूर्नामेंट है जो इंटरनेशनली होता है सऊदी वर्ल्ड कप के अलावा, जो कि फेडरेशन बेस्ड टूर्नामेंट होता है। तो उसमें पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के भी बड़ी कंट्रोवर्सीज़ होती हैं और बड़े मसले मसाइल होते हैं मैचेस के दौरान भी और ओवरऑल, तो उनके अंदर भी तो प्रोफेशनलिज्म वैसा नहीं है। और आई गेस अभी ये नई बनी है ई स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो टाइम लगेगा। और लोकल जो स्पॉन्सर्स हैं, जो कि कोई भी लोकल स्पॉन्सर ब्रांड्स वगैरह, उनको भी चाहिए कि वो ई स्पोर्ट्स के अंदर स्पॉन्सर करके टीम्स को सपोर्ट करें और उससे उनकी भी एडवर्टाइजमेंट होगी। अब ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को अभी भी जब पाकिस्तान का टूर्नामेंट हो रहा था, अभी PMSL जो हम खेल गए हैं, तो इसमें भी लाइव वॉचिंग 50 से 60 हज़ार आ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा वॉचिंग समझी जाती है साउथ एशिया के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा अली, थैंक यू सो मच। अरशद अली, थैंक यू सो मच। पता भी नहीं चला इतनी डिटेल डिस्कशन, अभी तो बहुत सारी और चीज़ें पूछनी थी, लेकिन चलें इंशाल्लाह आप लोगों को हम ज़हमत देते रहेंगे ताकि सुनने वालों के लिए भी बेहतर हो, खेलने वालों के लिए भी बेहतर हो, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी बेहतर हो, ई स्पोर्ट्स क्या चीज़ है उससे लेकर मेंटरशिप सारी चीज़ों पर आज बड़ी डिटेल, स्पॉन्सरशिप पर बात हुई, हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है, फेडरेशन कैसे काम करती है, इंटरनेशनल इवेंट्स कैसे मिलते हैं, टीम्स कैसे इकट्ठी होती हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। आज बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।